हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल सिलेक्शन सूत्रा। हम लोग पढ़ रहे थे चैप्टर फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया। इसमें हम लोग पढ़े हिमालय के बारे में और हिमालय के अलग अलग 3 रेंजेस के बारे में पढ़े हैं, जिसमें ग्रेटर हिमालय, उसके बाद लेसर हिमालय और शिवालिक हिमालयाज़ के बारे में हम लोग पढ़े हैं और इनके सारे फीचर्स को देखे हैं। पार्ट 1 में अगर अभी तक आप लोग नहीं देखे हैं तो उसको जाकर के देख लेंगे। उसके बाद यहाँ से स्टार्ट करेंगे और यहाँ से स्टार्ट होता है नेक्स्ट टॉपिक हमारा द नॉर्दर्न प्लेन। नॉर्दर्न प्लेन में हम लोग पढ़ेंगे कि जब हम लोग अब नॉर्थ की तरफ प्लेन्स में आते हैं तो यहाँ क्या क्या चीज़ें हमें देखने को मिलती है और क्या क्या मौजूद है, एक एक करके बहुत ही अच्छे से। द नॉर्दर्न प्लेन्स हैज़ बीन फॉर्म्ड बाय द इंटरप्ले ऑफ द 3 मेजर रिवर सिस्टम नेमली एज द इंडस, गंगा एंड ब्रह्मपुत्र along with the tributaries. This plain is formed of the alluvial soil. यानी अगर हम लोग नॉर्थ में आए तो ये जो नॉर्थ का रीजन है ये किन चीज़ों से मिलकर के बना हुआ है, तो 3 नदियाँ हमें प्रोमिनेंट नदियाँ, जो सबसे बड़ी नदी है वो देखने को मिलती है, विच इज इंडस, गंगा और ब्रह्मपुत्र। और साथ ही साथ इनकी ट्रिब्यूटरीज भी हमें देखने को मिलेंगी। ट्रिब्यूटरीज क्या होती है, तो जैसे मान लो एक ये नदी निकल रही है विच इज़ गंगा। तो गंगा में जब आ करके कोई नदी आकर के मिलती है, जैसे गंगा में आकर के यमुना मिलती है, यमुना, तो जो गंगा में आकर के नदी मिलती है उसी को हम लोग ट्रिब्यूटरीज के नाम से जानते हैं। तो ये पूरी का सिस्टम ये बना हुआ है 3 नदियों के साथ और इनके ट्रिब्यूटरीज के साथ। दिस प्लेन्स आर द फॉर्म्ड ऑफ द एलुवियल सॉइल। यानी ये जो पूरे प्लेन्स है, प्लेन्स मतलब ये जो एरिया है, जो पूरा एरिया है नॉर्थ का, ये किस सॉइल से बना हुआ है, तो एलुवियल सॉइल से बना हुआ है। और एलुवियल सॉइल जो होता है वो मोस्ट फर्टाइल सॉइल इंडिया में मौजूद है। द डिपोजिशन ऑफ द एलुवियल इन द वास्ट बेसिन ऑफ लाइंग द फुट हिल्स ऑफ द हिमालय ओवर द मिलियंस ऑफ द ईयर्स फॉर्म्ड दिस फर्टाइल प्लेन. It spread over the area of the 7 lakh square kilometer, the plain being about the 2400 kilometer long and 240 to 320 kilometer broad. यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि जो एलुवियल सॉइल है वो किस तरीके से यहाँ आई है, तो ये नदियों के साथ मिलियंस ऑफ ईयर्स से हिमालय से निकल करके आई है। यानी हिमालय से जो ये नदियाँ निकल करके आती हैं, इंडस रिवर, गंगा और ब्रह्मपुत्र, इन्हीं के साथ ये हिमालय से ही सॉइल्स जो हैं वो निकल करके, यानी साथ में बहते हुए नदियों के आए हैं और पूरे ये मिलियंस ऑफ ईयर्स लगे हैं यहाँ पर इनको एलुवियल सॉइल को एक जगह इकट्ठा होने में और इनको पूरा का पूरा एलुवियल सॉइल बनाने में। इसका अगर एरिया बात करें कितने में एरिया है, तो इट्स एरिया इज 7 लाख स्क्वायर किलोमीटर में पूरा का पूरा एरिया फैला हुआ है, विच इज़ मोस्ट इन इंडिया। एंड प्लेन्स बीइंग, तो कौन प्लेन्स में 2400 किलोमीटर लंबा है, यानी लंबाई की बात करें तो 2400, और अगर चौड़ाई की बात करें तो यह वेरी करता है 240 से 320 किलोमीटर के बीच में। इज़ अ डेंसली पॉपुलेटेड फिजियोग्राफिक डिवीजन विद अ रिच सॉइल कवर कंबाइंड विद द एडिक्वेटिक वाटर सप्लाई एंड फेवरेबल क्लाइमेट, इट इज़ द एग्रीकल्चरली अ प्रोडक्टिव पार्ट ऑफ इंडिया। यानी बात किया जाए तो ये मोस्ट पॉपुलेटेड, यानी सबसे ज़्यादा यहाँ पर पॉपुलेशन मौजूद है। क्यों पॉपुलेशन मौजूद है, क्योंकि यहाँ पर बहुत ही आसानी से वाटर मिल जाता है, पानी मिल जाता है। किस लिए भाई, तो पानी जो है वो एग्रीकल्चर के लिए भी मिल जाता है आसानी से, और एग्रीकल्चर के साथ साथ यहाँ पर पानी पीने के लिए भी मिल जाता है, यानी ड्रिंकिंग वाटर भी आसानी से मिल जाता है। इसलिए यहाँ पर सबसे ज़्यादा हमें पॉपुलेशन देखने को मिलता है। और इसका क्लाइमेट जो है वो भी बहुत ही फेवरेबल है एग्रीकल्चर के लिए और प्रोडक्टिविटी के लिए। बहुत ही अच्छा क्लाइमेट यहाँ पर देखने को हमें मिलता है। द रिवर कमिंग फ्रॉम द नॉर्दर्न माउंटेन आर इन्वॉल्व इन द डिपोजिशनल वर्क। यानी ये जो माउंटेन्स आ रही हैं नॉर्थ से जो ये माउंटेन्स नहीं, जो ये रिवर्स आ रही हैं, ये अपने साथ बहुत सारी डिपोजिशनल चीज़ें लेकर आ रही हैं। जो डिपोजिशनल मतलब अपने साथ बहुत सारी, जैसे कि एलुवियम, फिर अलग अलग तरीके के रॉक्स, सॉइल लेकर के आती हैं और इनको ये एक जगह पर इकट्ठा करती हैं। इसी चीज़ को डिपोजिशनल वर्क के नाम से हम लोग जानते हैं। इन द लोअर कोर्स ड्यू टू द जेंटल स्लोप द वेलोसिटी ऑफ द रिवर डिक्रीजेज व्हेन विच रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ द रिवरिन आइलैंड। यानी अब ये रिवर जो है
वो कुछ इस तरीके से माउंटेन से निकलती है। तो जब माउंटेन से निकलती है तो वहाँ पर बहुत ही अच्छा स्लोप मौजूद रहता है, तो बहुत ही तेज़ी से निकलती है। लेकिन जैसे जैसे ये आगे बढ़ती जाती है तो वो इस तरीके से स्लो होती जाती है। तो जब जैसे जैसे स्लो होती जाती है, तब स्लो होने के बाद क्या होता है कि मान लो यहाँ पर ये इस तरीके से बन करके फॉर्मेशन हुई है। अब इसके बीच में अगर ये माउंटेन्स एक साथ ज्वाइन हो जाती है, तो ज्वाइन हो जाएगा जब यहाँ पर दोनों माउंटेन, तो क्या होगा, तो यहाँ से भी पानी सप्लाई होने लगेगा वाटर, और इधर से भी। तो इसके बीच में ये जो जगह बच गया, ये जो बीच में जगह बच गया, इसी को हम लोग रिवरिन आइलैंड के नाम से जानते हैं। फैक्ट देख लें तो मंजुली इन द ब्रह्मपुत्रा रिवर इज़ द लार्जेस्ट इनहेबिटेड रिवरिन आइलैंड इन द वर्ल्ड। यानी सबसे बड़ा आइलैंड हमें देखने को मिलता है कहाँ पर, तो रिवरिन आइलैंड सबसे बड़ा देखने को मिलता है ब्रह्मपुत्रा रिवर के लिए, और उसका नाम है मजुली, याद रखेंगे। द रिवर इन देयर लोअर कोर्स स्प्लिट इन द न्यूमरस चैनल्स ड्यू टू द डिपोजिशन ऑफ द सिल्ट्स। दीज चैनल्स आर नोन एज द डिस्ट्रीब्यूटरीज। यानी जैसे जैसे रिवर्स आगे बढ़ता है, तो रिवर जब आगे बढ़ता है इस तरीके से, तो ये बहुत सारे अलग अलग चैनल्स में, यानी ये रिवर जो है ऐसे ऐसे बंटने लगता है अलग अलग फॉर्म्स में, क्योंकि ये धीरे होने लगता है, कमज़ोर होने लगता है, तो बंटने लगता है। जो ये बंटने लगता है इसी को डिस्ट्रीब्यूटरीज के नाम से जानते हैं। तो एक हम लोग पढ़े हैं ट्रिब्यूटरीज। ट्रिब्यूटरीज होती हैं जो स्टार्टिंग में आकर के रिवर में मिलती हैं, तो इसको ट्रिब्यूटरीज कहते हैं। और डिस्ट्रीब्यूटरीज किसे कहते हैं, तो जब मेन रिवर से बहुत सारी रिवर बाहर की तरफ फ्लो होने लगे, तो इसको हम लोग डिस्ट्रीब्यूटरीज के नाम से जानते हैं। दिस द नॉर्दर्न प्लेन इज ब्रॉडली डिवाइडेड इनटू द 3 सेक्शंस। द वेस्टर्न पार्ट ऑफ द नॉर्दर्न प्लेन इज रिफर्ड टू द पंजाब प्लेन्स। अब यहाँ समझाया गया है कि जो ये रिवर सिस्टम है नॉर्थ का, इसको जो नॉर्दर्न प्लेन है इसको 3 भाग में बांट दिया गया, यानी 3 सेक्शन में इसको बांट करके पढ़ा जाता है। सबसे वेस्टर्न पार्ट जो है, यानी वेस्ट में जो है सबसे ज़्यादा, उसको पंजाब प्लेन्स के नाम से हम लोग जानते हैं। फॉर्म्ड बाय द इंडस एंड द ट्रिब्यूटरीज, द लार्जर पार्ट ऑफ द प्लेन्स लाइज इन द पाकिस्तान। द इंडस एंड द इट्स ट्रिब्यूटरी इज द झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास, सतलज, ओरिजिनेटेड इन द हिमालय। दिस सेक्शन ऑफ द प्लेन इज डोमिनेटेड बाय द दोआब। मैं समझाता हूँ इसके बारे में, घबराना नहीं है, क्या क्या कहा जा रहा है यहाँ हम लोग ज़रा समझते हैं। तो एक बार मैप में अगर हम लोग चलेंगे, तो यहाँ मैप में आते हैं, तो यहाँ ये बात कहा जा रहा है, यहाँ ये बात बोली जा रही है, पहले इनको हटा लेते हैं। यहाँ ये कहा जा रहा है कि जैसा कि ये रिवर हो गया, तो यहाँ से सबसे पहले कौन सा ये, तो ये हमें इंडस रिवर देखने को मिलता है। तो इंडस रिवर की ट्रिब्यूटरीज है, ये इंडस रिवर है, इसमें आकर कौन कौन सी नदी मिल रही है, तो पहले तो ये इंडस मिल रहा है, फिर झेलम मिल रहा है, रावी, ब्यास और सतलज रिवर, ये रिवर्स आकर के इंडस में मिल रही हैं। तो ये इसकी क्या हो गई, तो इसकी हो गई ट्रिब्यूटरीज हो गई। और ये मेनली कहाँ पड़ती हैं, तो जैसा कि देख सकते हैं आप लोग, ये मेनली जो है वो हमें पाकिस्तान में देखने को मिलती हैं। पाकिस्तान में इनका पूरा फैला हुआ है रेंजेस, पूरा का पूरा पाकिस्तान में इनके रेंजेस फैले हुए हैं। नेक्स्ट ये कहा जा रहा है कि ये जो रिवर्स हैं ये बहुत ही ज़्यादा दोआब्स बनाते हैं। दोआब क्या होता है इसको समझो। देखो, ये एक रिवर हुआ और फिर इस साइड से एक रिवर हुआ, तो इसके बीच में ये जगह है, इसको हम लोग दोआब के नाम से जानते हैं। दोआब यानी कि 2 रिवर्स के बीच में जो जगह होगी उसको दोआब कहते हैं। तो इसी के बारे में यहाँ पर समझाया जा रहा था। एक बार और समझाऊँ, यहाँ पर दिखाऊँ, तो यहाँ से अच्छे से पूरे सिस्टम को हम लोग देखते हैं। ये रिवर जो है निकली है, जैसे जैसे ये रिवर आगे बढ़ते जा रही है तो ये कमज़ोर होती जा रही है। यहाँ से देखो तो ये इस तरीके से रिवर जो है वो फ्लो होते जा रही है, मुड़ते जा रही है। अब कल को क्या हो जाए कि यहाँ से ये रिवर जो हो जाए वो ज्वाइन हो जाए, और फिर यहाँ से भी, तो इसके बीच में ये जगह बन गया, इसी को हम लोग रिवरिन आइलैंड के नाम से जानते हैं। जो कि सबसे बड़ा रिवरिन आइलैंड कहाँ पर मौजूद है, तो ब्रह्मपुत्रा में मौजूद है, अभी पढ़े हैं हम लोग। साथ ही साथ यहाँ भी हम लोग देखेंगे तो पूरा का पूरा सिस्टम किस तरीके से है, तो ये माउंटेन्स मौजूद है, इन माउंटेन्स में रेन होता है, स्नो मौजूद है, लेक मौजूद है, ग्लेशियर्स है। यहीं ग्लेशियर्स जब पिघलती हैं तो यहाँ से रिवर्स निकलती हैं, जिनमें इंडस रिवर है, इंडस है, गंगा है, ब्रह्मपुत्र है, ये सारी रिवर्स निकलती हैं।
अब ये रिवर जिस तरीके से स्लोप से आगे बढ़ जाती हैं, तो यहाँ देखेंगे ये जब यहाँ पहुँचती है तो यहाँ से यहाँ एक और रिवर आकर के इसमें आ गई है, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, तो एक ट्रिब्यूटरी कह देंगे। फिर इसके बाद ये रिवर आगे बढ़ती है, तो इस तरीके से फॉर्मेशन करती है। अब क्या होता है कि ये बीच में छूट जाता है, तो जो इधर लैंड बॉडी बचता है इसको हम लोग ऑक्सोबोलेक के नाम से हम लोग जानते हैं। और लास्ट में जब ये जा कर के ये ओशियन में मिलने वाली होती है, तो ओशियन में मिलने से पहले ये इस तरीके से फैल जाती है, तो इसको हम लोग डेल्टा के नाम से जानते हैं। तो हम लोग जानते हैं डेल्टा कौन सा है इंडिया में सबसे बड़ा डेल्टा, तो सुंदरबन डेल्टा मौजूद है, तो ये पूरा का पूरा होता है। साथ ही साथ जब ये डेल्टा यहाँ पर आता है तो बहुत सारे सेडिमेंट्स को अपने साथ लेकर के आता है और यहाँ इकट्ठा हो जाता है। यहाँ देखने को मिलता है कि बहुत सारे सेडिमेंट्स इकट्ठा हो जाएंगे, तो यही है डिपोजिटेड सेडिमेंट्स मौजूद है यहाँ पर। चलिए, यही बातें यहाँ पर समझाई गई थी। द गंगा प्लेन्स एक्सटेंड्स बिटवीन द घाघर एंड द तीस्ता रिवर्स, यानी गंगा प्लेन्स जो हैं वो तो ये एक्सटेंड करते हैं किसके रूप में, तो घाघर और तीस्ता के रूप में हम ये आगे बढ़ते हैं। इट स्प्रेड्स ओवर द नॉर्दर्न इंडिया, हरियाणा, यूपी, दिल्ली, बिहार, पार्शियली झारखंड एंड द वेस्ट बंगाल। इन सब पार्ट्स में, इन सब जगहों पर गंगा जो होती है वो फ्लो करती है। रिवर्स के बारे में, ड्रेनेज सिस्टम के बारे में नेक्स्ट चैप्टर में आप लोगों को अच्छे से पढ़ना है, इसलिए यहाँ पर बहुत ही हल्का हल्का पढ़ेंगे हम लोग। पार्टिकुलरली इन द आसाम लाइज द ब्रह्मपुत्रा प्लेन्स, तो ब्रह्मपुत्रा कहाँ पर, तो वो असम में हमें सबसे ज़्यादा देखने को मिलती हैं। द नॉर्दर्न प्लेन आर जनरली डिस्क्राइब्ड एज द फ्लैट लैंड विद द नो वेरिएशंस इन रिलीफ। इट इज़ नॉट ट्रू, these vast plains also have the diverse relief of the features. According to the variations in the relief features, the northern plains can be divided into 4 regions. यानी यहाँ ये कहा जा रहा है कि जो कहा जाता है कि जो नॉर्दर्न प्लेन्स मौजूद है उनमें कोई वेरिएशन मौजूद नहीं है, वो जो है वो बिल्कुल प्लेन मौजूद है, यानी कि पूरा पूरा समतल ज़मीन मौजूद है। लेकिन ये पूरी तरीके से सच नहीं है, यहाँ पर भी बहुत सारे अलग अलग तरीके के फीचर्स देखने को मिलते हैं, रिलीफ फीचर्स देखने को मिलते हैं, बहुत सारे वेरिएशंस देखने को मिलते हैं। और इनको मेनली जो है वो नॉर्दर्न प्लेन्स कैन बी डिवाइडेड इनटू 4 रीजन, इनको 4 अलग अलग भाग में बांटा गया है, अलग अलग एरिया में बांटा गया है। द रिवर्स आफ्टर द डिसेंडिंग फ्रॉम द माउंटेन्स डिपोजिट pebbles in a narrow belt of about the 8 to 16 kilometer with the width lying parallel to the slopes of शिवालिक्स. It is known as the भाबर। यानी क्या है कि ये जो शिवालिक माउंटेन्स, यानी जो बाद में हम लोग देखे थे सबसे लास्ट में जो आती है शिवालिक माउंटेन्स आती हैं, तो शिवालिक माउंटेन्स के यहाँ नीचे में, यहाँ पर नीचे में क्या होता है, तो बहुत सारे सॉइल्स आकर के डिपॉजिट हो जाते हैं, बहुत सारे रॉक्स आकर के, पेबल्स मतलब पत्थर आकर के यहाँ पर डिपॉजिट हो जाते हैं, यानी यहाँ पर रुक जाते हैं। उन्हीं को भाबर के नाम से जाना जाता है। ऑल स्ट्रीम्स डिसअपियर इन द भाबर बेल्ट्स। साउथ ऑफ दिस बेल्ट इज स्ट्रीम्ड एज द रिवर री इमर्जेज एंड क्रिएट अ वेट स्वैम्पी एंड द मार्सी रीजन्स नॉन एज तरई। अब क्या होता है कि यहाँ जब ये हो जाता है तो जितनी भी नदियाँ आती हैं वो यहाँ पर विलुप्त हो जाती हैं। विलुप्त होने का मतलब कि यहाँ से अब दिखती नहीं है, क्योंकि यहाँ पर जो मौजूद रहते हैं वो उनको रोकने की कोशिश करते हैं। लेकिन इसके आगे जैसे ही बढ़ते हैं तो वहाँ से ये नदियाँ जो होती हैं वो फिर से क्रिएट होना स्टार्ट कर देती हैं, और इसके बाद जो रीजन आता है उसको, इसी रीजन को तराई के नाम से जाना जाता है। अब ये कैसा होता है, तो बहुत ही स्वैम्पी मतलब गीला टाइप का होता है और पूरा मार्सी रीजन मौजूद होता है। This was the thick forest region full of the wildlife. The forest have been cleared to create agricultural land and has settled migrants from the Pakistan after the partitions. Locate the दुधवा नेशनल पार्क इन दिस रीजन। यानी कि यहाँ से इसके बाद जो रीजन होता है वो बहुत ही अच्छा एग्रीकल्चर के लिए रीजन होता है। तो वहाँ पर बहुत सारे फॉरेस्ट हुआ करते थे जिनको काट दिया गया और वहाँ पर एग्रीकल्चर किया जाए। वहाँ से बहुत सारे पाकिस्तान से आए हुए जो शरणार्थी थे वो पार्टीशन के टाइम पर, तो वो लोग वहाँ पर रहने लगे और वहाँ पर एग्रीकल्चर करने लगे। और यहीं पर एक बहुत ही फेमस पार्क मौजूद है जिसका नाम है दुधवा नेशनल पार्क इस रीजन में। अब इसको और अच्छे से मैं आपको समझा देता हूँ कि क्या यहाँ पर कहा जा रहा है। तो ध्यान से यहाँ देखेंगे क्या बताया जा रहा है यहाँ पर। तो ये हमारा
हिमालय हो गया, हिमालय का ये शिवालिक हो गया, शिवालिक रेंज हो गया। अब शिवालिक रेंज में के नीचे में जो बहुत सारे पत्थर पेबल्स मौजूद होते हैं, यानी आकर के यहाँ डिपॉजिट हो जाते हैं, इसी को भाबर के नाम से जाना जाता है। भाबर के आगे वाला जो रेंज होता है, अब यहाँ से नदियाँ जो होती हैं वो क्या हो जाती हैं, तो यहाँ से हमें देखने को मिलता है विलुप्त हो जाती हैं, लेकिन वो ख़त्म नहीं होती हैं पूरी तरीके से, फिर आगे निकलती हैं। तो जो ये स्वैम्पी और मार्सी रीजन है, स्वैम्पी एंड मार्सी रीजन, इसी को हम लोग तेरई के नाम से जानते हैं। और तेरई के बाद ये जो रीजन होता है ये बहुत ही अच्छा एग्रीकल्चर के लिए रीजन होता है। किस लिए होता है, तो एग्रीकल्चर के लिए बहुत ही अच्छा, एग्रीकल्चर के लिए बहुत ही अच्छा रीजन होता है। तो यहाँ से पाकिस्तान से जो लोग आए थे वहीं हम लोग पढ़े हैं। दुधवा नेशनल पार्क ऐसी जगह पर हमें देखने को मिलता है। आगे बढ़ते हैं, क्या कहा जा रहा है, तो आगे यहीं समझ लेते हैं, उसके बाद जो वो कहा जा रहा है मैं यहीं बता देता हूँ पहले, उसके बाद वहाँ पढ़ लेंगे हम लोग। तो आगे अब क्या होता है कि जैसे जब आगे बढ़ा जाता है तो जो रिवर्स हैं वो बहुत ही पुराने टाइम से फ्लो कर रही हैं। तो जब पुराने टाइम से फ्लो कर रही हैं तो अपने साथ बहुत सारे एलुवियल सॉइल लेकर के आई थी, अपने साथ एलुवियम लेकर के आई थी। और एलुवियम सॉइल जो सबसे पहले टाइम पर आया था, यानी करोड़ों साल पहले आया था, वो क्या हुआ कि आ करके यहाँ पर डिपॉजिट हो गया, बाहर बाहर में क्या हो गया, यहाँ डिपॉजिट हो गया। तो इन्हीं को किस नाम से जाना जाता है, तो वांगर के नाम से जाना जाता है, वांगर के नाम से। और इसी को ओल्ड एलुवियल सॉइल भी हम लोग कहते हैं। क्यों, क्योंकि ये बहुत ही पहले आकर के यहाँ पर इकट्ठा हुआ था। और साथ ही में आज के टाइम भी जो रिवर चल रही है वो भी ऐसा थोड़ी है कि अपने साथ सेडिमेंट्स लाना बंद कर दिए। तो आज के टाइम पर भी वो एलुवियम लेकर के आती है, एलुवियल सॉइल लेकर के आती है, तो वो भी तो डिपॉजिट होंगे। तो जो लेटेस्ट में सॉइल से आकर के यहाँ डिपॉजिट होते हैं उसको खादर के नाम से जाना जाता है। और इसी को न्यू एलुवियल सॉइल भी कहा जाता है। यही पूरी बातें थी जो अच्छे से आप लोग समझ गए होंगे होपफुली। आगे बढ़ते हैं। The largest part of the northern plain was formed by the older alluvial that lies above the floodplains of the rivers present of the terrace like the features. This part is known as the Bhangar. अभी समझाया हूँ। The soil in this region contains the calcareous depositions locally known as the कंकर। यानी यहाँ पर जो अलग अलग बहुत सारे आकर के सेडिमेंट्स इकट्ठा हो जाते हैं उनको कंकर के नाम से जाना जाता है। द न्यूअर यंगर डिपॉजिट्स ऑफ द फ्लड प्लेन्स आर कॉल्ड द खादर। दे आर द renewed almost the every years and so are the fertile, thus the ideal for the intensive agriculture। यानी कि वही बात कि जो नए आकर के यंग डिपॉजिट्स हो रहे हैं, यानी जो नए नए आकर के यहाँ पर सॉइल्स मौजूद हो रहे हैं, यहाँ पर लग रहे हैं, उनको खादर के नाम से जाना जाता है। और ये जो हैं वो बहुत ही ज़्यादा फर्टाइल होते हैं और बहुत ही अच्छा होता है इंटेंसिव एग्रीकल्चर के लिए। इंटेंसिव एग्रीकल्चर का मतलब एक पहले एग्रीकल्चर किए फिर हटा करके फिर तुरंत दूसरे एग्रीकल्चर करने लगे, इस तरीके से एग्रीकल्चर जो किया जाता है उसके लिए बहुत ही अच्छा माना जाता है। होपफुली समझ में आ गया होगा। इंपॉर्टेंट टर्म्स याद रखेंगे बहुत ही अच्छे से। क्या क्या इंपॉर्टेंट टर्म्स देखें यहाँ पर हम लोग, तो दोआब आपको याद होना चाहिए, किसे कहते हैं हम लोग। इसके बाद आपको याद होना चाहिए कि कंकर किसे कहा जाता है, तराई किसे कहा जाता है, ये भी याद होना चाहिए। फिर बागर किसे कहते हैं हम लोग, फिर वांगर किसे कहते हैं, और फिर खादर किसे कहते हैं। ये बातें बहुत ही अच्छे से आपको याद होनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं। द पेनिसुलर प्लेट्यू। द पेनिसुलर प्लेट्यू इज़ द टेबल लैंड composed of the old crystalline igneous and the metamorphic rock. It was formed due to the breaking and the drifting of the Gondwana land and thus the making it is part of the oldest landmass. The plateau has broad and the shallow valley rounded hill। यानी ये कहा जा रहा है कि ये जो पेनिसुलर प्लेट्यू मौजूद हैं यहाँ पर क्या मौजूद है, तो यहाँ पर इग्नियस रॉक्स और मेटामॉर्फिक रॉक्स हमें देखने को मिलते हैं। और इनका फॉर्मेशन कैसे हुआ था यहाँ पर, तो जैसा कि हम लोग देखे थे पीछे कि गोंडवाना लैंड जो है
यानी जो पूरा लैंड एक साथ था और फिर अलग अलग होकर के चलने लगा, तो उसी ड्रिफ्टिंग के फॉर्म पर जब टूटे बहुत सारे रॉक्स और ब्रेक हुए तो आकर के यहाँ इकट्ठा हुए, उन्हीं रॉक से ये पूरा बना हुआ है। और ये कैसे हैं, तो बहुत ही ज़्यादा राउंडेड हिल हमें देखने को मिलते हैं, यानी गोल शेप में हमें देखने को मिलते हैं। दिस प्लेट्यू कंसिस्ट ऑफ द टू ब्रॉड डिविजन्स नेमली एज द सेंट्रल हाईलैंड्स एंड द डेक्कन प्लेट्यू, यानी दो पार्ट्स में इनको बांट दिया गया है। वन इज कॉल्ड द सेंट्रल हाईलैंड एंड सेकेंड इज द डेक्कन प्लेट्यू। द पार्ट ऑफ द पेनिसुलर प्लेट्यू लाइंग ऑफ द नॉर्थ एंड द नर्मदा रिवर कवरिंग द मेजर एरिया ऑफ द मालवा प्लेट्यू इज नोन एज द सेंट्रल हाईलैंड। सेंट्रल हाईलैंड किसे कहा जाता है, तो सेंट्रल हाईलैंड कहा जाता है जिसमें जो पार्ट हमें देखने को मिलता है ऑफ द पेनिसुलर प्लेट्यू, एक मिनट में ये सेट कर लेता हूँ पहले। हाँ, तो पेनिसुलर प्लेट्यू में जो मौजूद है कौन कौन से रिवर, तो एक तो हो गई नर्मदा रिवर, और नर्मदा के रिवर के साथ साथ ये देखने को मिलता है हमें मालवा प्लेट्यू, और एज द सेंट्रल हाईलैंड, यानी इसी को हम लोग सेंट्रल हाईलैंड के नाम से जानते हैं। यहाँ पर कुछ रेंजेस मौजूद हैं, जैसे फर्स्ट इज़ द विंध्यान रेंजेस, जिसको विंध्याचल पर्वत के नाम से हम लोग जानते हैं, पूरा का पूरा एक्सटेंशन है। तो विंध्यान रेंजेस इज बाउंडेड विद द सतपुरा रेंजेस ऑफ द साउथ एंड द अरावली ऑन द नॉर्थ वेस्ट। इसके रेंजेस, सतपुरा रेंजेस हमें साउथ में देखने को मिलता है और अरावली रेंजेस हमें देखने को मिलता है नॉर्थ वेस्ट में, यानी नॉर्थ के वेस्ट में देखने को मिलता है। द फर्दर वेस्टवर्ड एक्सटेंशन ऑफ द ग्रेजुअली मर्जेज विद द सैंडी एंड द रॉकी डेजर्ट ऑफ द राजस्थान। यहीं पर जो एक्सटेंशन है वहीं हम लोग को देखने को मिलता है रॉकी डेजर्ट का, जो कि कहाँ मौजूद है, तो राजस्थान में। इसके बारे में हमें नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ना है। द फ्लो ऑफ द रिवर ड्रेनिंग दिस रीजन नेमली द चंबल, सिंध, बेतवा एंड द केन इज द साउथ वेस्ट टू द नॉर्थ ईस्ट। यानी यहाँ पर जो कुछ हमें अलग अलग रीजन्स देखने को मिलते हैं, उनमें कौन कौन सा है फेमस है, तो चंबल रीजन हो गया, सिंध हो गया, बेतवा रीजन हो गया और केन हो गया। ये किधर से है, तो साउथ ईस्ट से लेकर के नॉर्थ। तो देखो ये इंडिया हो गया साउथ, तो ये नीचे साउथ हो गया, और ईस्ट की तरफ यानी दिस इस तरफ, तो साउथ ईस्ट से ये निकलते हुए देखने को मिलता है हमें किस तरफ, तो नॉर्थ ईस्ट की तरफ चला जाता है। साउथ वेस्ट से नॉर्थ ईस्ट की तरफ इस तरीके से ये रेंजेस हमें देखने को मिलते हैं, इस तरीके से रेंजेस देखने को मिलते हैं। द सेंट्रल हाईलैंड आर द वाइडर इन द वेस्ट बट द नैरोअर इन द ईस्ट। यानी जो सेंट्रल हाईलैंड है वो हमें चौड़ा देखने को मिलते हैं वेस्ट में, यानी ये वेस्ट वाला जो रीजन है इधर चौड़ा देखने को मिलता है, और जैसे जैसे ईस्ट की तरफ चलते जाता है ये पतला होते जाता है, नैरो होते जाता है। द ईस्टर्न एक्सटेंशन ऑफ दिस प्लेट्यू इज लोकली नोन एज द बुंदेलखंड एंड द बाघेलखंड। यानी कि जो इसका ईस्टवर्ड यानी ईस्ट की तरफ एक्सटेंशन है, जो ईस्ट की तरफ ये बढ़ते जा रहा है, उसको दो भाग में हमें देखने को मिलता है। एक हो गया बुंदेलखंड और दूसरा हो गया बघेलखंड। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इन दोनों को याद रखेंगे, बुंदेलखंड एंड बघेलखंड को। नेक्स्ट, द छोटा नागपुर प्लेट्यू मार्क्स द फर्दर ईस्टवर्ड एक्सटेंशन ड्रेन्ड बाय द दामोदर रिवर। यानी कि जो छोटा नागपुर प्लेट्यू जो मौजूद है वो ईस्ट की तरफ एक्सटेंशन है, और यहाँ पर कौन सी नदी हमें देखने को मिलती है, तो दामोदर नदी हमें देखने को मिलती है। द डेक्कन प्लेट्यू इज द ट्रेंगुलर लैंडमास दैट लाइज द साउथ ऑफ द रिवर नर्मदा। अब हम लोग पढ़ेंगे किसके बारे में, तो डेक्कन प्लेट्यू के बारे में। तो डेक्कन प्लेट्यू के बारे में पढ़ेंगे तो उससे पहले एक बार हम लोग मैप में देख लेते हैं, जो हम लोग अभी पढ़े हैं उसके बारे में देख लेते हैं, फिर उसके बाद आगे चलेंगे हम लोग। तो मैप में हम लोग पढ़े हैं, ये रहा मैप। तो अभी हम लोग पढ़े हैं किसके बारे में, तो यहाँ देखो, यहाँ जो हो गया वो मालवा प्लेट्यू हो गया, ये मालवा प्लेट्यू हो गया। फिर इसके बाद सतपुरा रेंजेस हमें देखे हैं, और ये हो गया विंध्या रेंजेस। ये जो विंध्या रेंजेस है ये किधर से फैला हुआ है, तो ये हो गया यहाँ से इस तरफ ये देखने को मिलता है, और कहाँ तक गया है ये, तो छोटा नागपुर प्लेट्यू तक गया है। और यही है हमारा सेंट्रल प्लेट्यू, ये है हमारा सेंट्रल प्लेट्यू। और यहाँ से जो ये नीचे का रेंज आता है इसको हम लोग कहते हैं डेक्कन प्लेट्यू।
तो डेक्कन प्लेट्यू में के बारे में हम लोग नेक्स्ट पढ़ने वाले हैं और क्या क्या होता है डेक्कन प्लेट्यू में। द डेक्कन प्लेट्यू इज द ट्रेंगुलर लैंडमास दैट लाइज इन द साउथ ऑफ द रिवर नर्मदा। डेक्कन प्लेट्यू तो नर्मदा के साउथ में स्टार्ट होता है, नर्मदा के साउथ में हमें ये डेक्कन प्लेट्यू देखने को मिलता है। द सतपुरा रेंजेस फ्लैंक इट द ब्रॉड बेस ऑफ द नॉर्थ वाइल द महादेव द कैमूर हिल्स एंड द मैकाल रेंजेस फ्रॉम इट्स ईस्टर्न एक्सटेंशन। यानी इसका ईस्ट में एक्सटेंशन जाता है, ये हो गया हमारा साउथ की तरफ, साउथ में, साउथ यानी साउथ वेस्ट में, साउथ वेस्ट से ये ईस्ट की तरफ बढ़ते जाता है। तो साउथ वेस्ट से ईस्ट की तरफ जब चलते जाता है तो इस तरफ हमें महादेव हिल्स, कैमूर हिल्स, महादेव हिल्स, कैमूर हिल्स और इस तरीके से मैकाल हिल्स रेंजेस ये देखने को हमें मिलते हैं। लोकेटेड दिस हिल्स एंड द रेंजेस इन द फिजिकल मैप ऑफ इंडिया, यानी इंडिया का जो फिजिकल मैप है उसके ऊपर ये लोकेटेड है। द डेक्कन प्लेट्यू इज द हायर in the west and slopes gently eastward. An extension of this plateau is also visible in the northeast, locally known as the Meghalaya Karbi Anglong Plateau and the North Catcher Hills. It is separated by a fault from the Chota Nagpur Plateau. Three prominent hills ranges वेस्ट टू ईस्ट आर द गारो, खासी एंड जयंतिया। इसके बारे में समझाते हैं, तो इसके लिए हमें एक बार चलना पड़ेगा फिर से अपने यहाँ पर आना पड़ेगा। एक बार देखेंगे हम लोग, अच्छे से समझते हैं जो भी अभी तक हम लोग पढ़े हैं। तो सबसे पहले डेक्कन प्लेट्यू जो है वो कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, तो डेक्कन प्लेट्यू जो है ये है हमारा नर्मदा रिवर। इस नर्मदा रिवर के साउथ में जो स्टार्ट हो जाता है ये हमारा डेक्कन प्लेट्यू स्टार्ट हो जाता है। इसी के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। अब डेक्कन प्लेट्यू जो है इसका एक्सटेंशन जो है वो हमें देखने को मिलता है इस तरफ भी, और साथ ही साथ इसका एक्सटेंशन चला जाता है नॉर्थ ईस्ट में भी देखने को मिलता है। और नॉर्थ ईस्ट में हमें किस तरीके से देखने को मिलता है, तो नॉर्थ ईस्ट में हमें देखने को मिलता है 3 हिल्स के बारे में जो कि अभी बताया गया है। तो ये तीनों हिल्स हैं, गारो, खासी और जयंतिया। ये छोटा नागपुर के उधर जाता है, यानी ये कौन सा रीजन हो गया, तो ये हो गया नॉर्थ ईस्ट का रीजन। नॉर्थ ईस्ट का रीजन हमें देखने को मिल रहा है, इन जगह पर मौजूद है। इसमें हमें कृष्णा रिवर देखने को मिलता है, उसके बाद गोदावरी रिवर देखने को मिलता है। ये सब इसमें हम लोग पढ़े हैं अभी और देखे हैं। आगे बढ़े तो नेक्स्ट इज द वेस्टर्न घाट एंड द ईस्टर्न घाट। क्या है वेस्टर्न घाट, ईस्टर्न घाट? तो वेस्टर्न घाट पहले बता देता हूँ, उसके बाद हम लोग समझेंगे वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट। देखो यही है हमारा डेक्कन प्लेट्यू। अब डेक्कन प्लेट्यू में हम लोग देख लिए। अब नेक्स्ट इसमें जो इस तरफ ये माउंटेन्स हमें देखने को मिल रहे हैं, ये जो माउंटेन्स देखने को मिल रहे हैं इनको हम लोग वेस्टर्न घाट कहते हैं। और दूसरी तरफ इधर हमें देखने को मिल रहे हैं तो ये ईस्टर्न हिल्स हो गए, वेस्टर्न हिल्स और ईस्टर्न हिल्स। और ये पूरा का पूरा रीजन जो हो गया वो ईस्टर्न घाट हो गया, और दिस रीजन इज़ नोन एज द वेस्टर्न घाट। इन्हीं के बारे में हमें अच्छे से समझना है। ये रीजन जो है यहाँ पर देखने को मिल रहा है पहले से कि माउंटेन्स बहुत ही डिसकंटिन्यूअस हैं, डिसकंटिन्यूअस, और इधर के माउंटेन्स जो हैं वो कंटिन्यूअस हैं, यानी लगातार इधर से माउंटेन्स है, इधर बहुत ही कम माउंटेन्स हैं। इस तरीके से हमें ये फॉर्मेशन देखने को मिलता है। वेस्टर्न घाट एंड द ईस्टर्न घाट मार्क द वेस्टर्न एंड द ईस्टर्न एजेस of the Deccan Plateau respectively. The Western Ghat lies the parallel to the western coast. They are the continuous and can be crossed through the passes only. Locate the Thal, Bhor, Pal Ghat in the फिजिकल मैप ऑफ इंडिया। जैसा कि मैं बताया हूँ कि जो वेस्टर्न घाट हैं
वो वेस्टर्न घाट जो है वो कंटिन्यूअस मौजूद हैं, यानी कि ये लगातार जो है वेस्टर्न घाट मौजूद हैं। ये इंडिया हो गया, तो इस तरफ जो हो गया ये वेस्टर्न घाट्स हमें देखने को मिलते हैं, और इस तरफ ईस्टर्न घाट हमें देखने को मिलते हैं। अब इनको जो है वो इनके अंदर से पासेज बहुत ही आसानी से नहीं मिलते हैं, इनके लिए पासेज बहुत ही कम मिलते हैं, क्योंकि ये कंटिन्यूअस है, जाहिर सी बात है, तो उसमें पासेज कम होंगे। तो उनके अंदर कुछ घाट्स मौजूद हैं जिनको 3 भाग में हमें देखने को मिलता है, थाल, भोर एंड पाल घाट हमें देखने को मिलता है, जो कि मैप पर बनाया गया है। द वेस्टर्न घाट आर द हायर दैन द ईस्टर्न घाट। अब यहाँ पर डिफरेंसेस बताया गया है। ये हो गया वेस्टर्न घाट का डिफरेंस, अच्छे से हम लोग समझेंगे। वेस्टर्न घाट, और इस तरफ हो गया ईस्टर्न घाट। ईस्टर्न घाट समझते हैं क्या कहा जा रहा है। सबसे पहला बात है कि जो वेस्टर्न घाट है दे आर हायर देन ईस्टर्न घाट, यानी ये जो है वो हायर मौजूद है, हायर। द एवरेज एलिवेशन ऑफ इज 900 to 1600 मीटर्स एज द 600 मीटर ऑफ द, यानी इस तरफ का जो रेंज मौजूद है वो 900 to 1600 है, 900 to 1600 मौजूद है। और दूसरी तरफ का जो है यानी ईस्टर्न घाट में जो हमें देखने को मिलता है वो 600 मीटर्स देखने को मिलता है, ये 900 टू इतना देखने को मिलता है। द ईस्टर्न घाट स्ट्रेचेज फ्रॉम द महानदी वैली टू द नीलगिरी इन द साउथ, यानी कि ये नॉर्थ में महानदी और जाता कहाँ तक है, तो ये जाता है साउथ में नीलगिरी तक जाता है। द ईस्टर्न घाट इज डिसकंटिन्यूअस, ये कैसे हैं, डिसकंटिन्यूअस हैं, और ये कैसे हैं, तो कंटिन्यूअस है। द ईस्टर्न घाट इज डिसकंटिन्यूअस एंड इरेगुलर डिसेक्ट्स बाय द रिवर ड्रेन इनटू द बे ऑफ बंगाल। क्यों ऐसा होता है, क्योंकि यहाँ से जो ये रिवर्स हैं वो निकलती हैं और इस तरीके से बे ऑफ बंगाल में जा करके चली जाती हैं, तो उनके साथ साथ जो इसके सेडिमेंट्स होते हैं वो भी चले जाते हैं। द वेस्टर्न घाट कॉज द ओरोग्राफिक रेन बाय द फेसिंग ऑफ द रेन बियरिंग मॉइस्ट विंड राइज अलोंग द वेस्टर्न स्लोप ऑफ द घाट, यानी यहाँ पर जो है वो क्या होता है कि बादल आते हैं वेस्टर्न घाट में इस तरीके से, और यहाँ पर क्या कराते हैं, बारिश कराते हैं। इसी को ओरोग्राफिक रेन के नाम से हम लोग जानते हैं। और यहीं जो है वो अपने साथ नदियाँ लेकर के और दूसरी तरफ यानी कि बे ऑफ बंगाल की तरफ चली जाती हैं। द वेस्टर्न घाट इज़ नोन एज द डिफरेंट लोकल नेम्स, अलग अलग नामों से जाना जाता है वेस्टर्न घाट को। द हाईएस्ट एंड द वेस्टर्न घाट प्रोग्रेसिव इंक्रीजेज फ्रॉम द नॉर्थ टू साउथ, यानी जब ये जैसे जैसे नॉर्थ से साउथ की तरफ आती है तो इसके हाइट्स जो होते हैं वो इंक्रीज होते जाते हैं, इस तरीके से बढ़ते जाते हैं। उन्हीं हाइट्स के बारे में समझते हैं। तो हाईएस्ट पीक इंक्लूडिंग कौन कौन से देखने को मिलती है, तो अनाई मुड़ी हमें देखने को मिलती है, 2695 मीटर है इसका। एंड डोडा बेटा मौजूद है जिसका 2637 मौजूद है। वहीं अगर आगे बढ़े हम लोग तो एंड द महेंद्रगिरी जो है जिसका 1501 मीटर है, जो कि हाईएस्ट पीक है कहाँ की, तो ईस्टर्न घाट की, यानी इस तरफ की हाईएस्ट पीक जो हमें देखने को मिलती है वो कौन सा है, तो महेंद्रगिरी देखने को मिलता है, विच इज़ 1501 मीटर्स। द सेवरोय हिल्स एंड द जवादी हिल्स आर लोकेटेड इन द साउथ ईस्ट ऑफ द, यानी ये दोनों जो हिल्स हैं वो साउथ ईस्ट में मौजूद हैं, किसके, तो ईस्टर्न घाट के साउथ ईस्ट में मौजूद हैं। लोकेटेड द फेमस हिल स्टेशंस ऑफ द उडांग मंडलम पॉपुलरली नोन एज ऊटी एंड कोडाईकनाल, यानी कि यहाँ पर जो हिल्स स्टेशंस मौजूद है जहाँ लोग घूमने जाते हैं तो वो ऊटी है और कोडाईकनाल है। वन ऑफ द डिस्टिंक्ट फीचर्स ऑफ द पेनिसुलर प्लेट्यू इज द ब्लैक सॉइल एरिया नोन एज द डेक्कन ट्रैप, यानी यहाँ पर जो सॉइल पाए जाते हैं वो कौन से हैं, तो ब्लैक सॉइल मौजूद हैं और इस एरिया को डेक्कन ट्रैप के नाम से जाना जाता है। दिस इज ऑफ द वोल्केनिक ओरिजिन, हेंस द रॉक आर द इग्नियस, एक्चुअली दीज रॉक्स आर द डिन्यूडेड
ओवर द टाइम एंड आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ द ब्लैक सॉइल। तो ये ब्लैक सॉइल कैसे हुए हैं? तो जो वोल्केनिक इरप्शन हुआ था, तो वोल्केनिक इरप्शन में क्या होता है कि बहुत सारे जो बाहर की तरफ रॉक्स निकलते हैं, तो वो रॉक्स इग्नियस रॉक्स, और ये बहुत ही लंबे टाइम तक क्या होते गए कि डिन्यूड होते गए, यानी कि वहाँ पर रखे रखे बहुत ही लंबे टाइम तक, ओवर टाइम तक वो चेंजेज होते गए और चेंज होते होते हुए ब्लैक सॉइल में कन्वर्ट हो गए हैं। द अरावली हिल्स lies on the western and the northwestern margins of the peninsular plateau. These are the highly eroded hills and are founded as the broken hills। यानी कि वेस्ट में बात करें हम लोग तो यहाँ पर हमें देखने को मिलता है अरावली हिल्स। अरावली हिल्स जो कि नॉर्थ वेस्ट मार्जिन्स है, इसके अलग अलग पेनिसुलर प्लेट्यू में मौजूद हैं। दे एक्सटेंडेड फ्रॉम द गुजरात टू दिल्ली। तो ये अरावली हिल्स जो हैं, अरावली हिल्स जो हैं वो कहाँ से स्टार्ट होते हैं? तो ये हमें गुजरात से दिल्ली तक इसका एक्सटेंशन हमें देखने को मिलता है। साउथ वेस्ट एक्सटेंशन हमें देखने को मिलता है। दिल्ली से गुजरात से दिल्ली देखने को मिलता है। साउथ वेस्ट से नॉर्थ ईस्ट की तरफ बहुत ही अच्छे से याद रखेंगे। इसके बाद नेक्स्ट स्टार्ट होता है इंडियन डेजर्ट। छोटा छोटा पार्ट है अब इंडियन डेजर्ट, देखते हैं क्या है। द इंडियन डेजर्ट लाइज टुवर्ड्स द वेस्टर्न मार्जिन ऑफ द अरावली हिल्स। इट इज़ द undiluting the sandy plains covered with the sand dunes. This region is receive very low rainfall। यानी ये कहाँ का है? तो ये हमें देखने को मिलता है, ये हमें देखने को मिलता है इंडियन डेजर्ट। और इंडियन डेजर्ट वेस्टर्न मार्जिन है, मतलब जो ये अरावली हिल्स हम लोग देखे थे, इसी अरावली हिल्स के वेस्ट में मौजूद है ये। और ये कहाँ है? तो मोस्टली हमें देखने को मिलता है राजस्थान में। क्यों होता है ऐसा? क्योंकि यहाँ पर लो रेनफॉल होता है। लो रेनफॉल हमें देखने को मिलता है, बहुत ही कम बारिश होती है। कितनी? तो लगभग 150 मिलीमीटर से भी कम बारिश होती है यहाँ पर ईयर, यानी एक साल में। इट इज़ द एरिड क्लाइमेट एंड लो वेजिटेशन कवर। स्ट्रीम्स द अपीयर्स ड्यूरिंग द रेनी सीजन्स soon after the disappear into the sand and they do not have the enough water to reach the sea। यानी यहाँ में देखने को मिलता है कि बहुत ही कम बारिश होती है, इस वजह से यहाँ का क्लाइमेट भी जो है वो बहुत ही सूखा क्लाइमेट है। वेजिटेशन भी यहाँ पर नहीं मौजूद है किसी तरीके का, यानी पेड़ पौधे भी नहीं मौजूद है यहाँ पर। और ये जो है वो बहुत ही रेनी सीजन यहाँ पर बहुत ही कम ही रहता है, इसलिए यहाँ पर कोई भी नदी जो है वो बहुत ही लंबी नहीं है और पहुँच नहीं पाती है। बस एक नदी है जिसका नाम है लूनी रिवर, यही यहाँ की सबसे बड़ी रिवर हमें देखने को मिलती है, लार्जर रिवर मौजूद है यहाँ पर। बैराकन्स ओवर द लार्ज एरिया बट द लॉन्गिट्यूडनल ड्यून्स become the more prominent near the Indo-Pakistan boundary। You visited the जैसलमेर, you may go to see the group of the बैराकन्स। तो यहाँ पर क्या मौजूद है? तो यहाँ पर बैराकन्स मौजूद है। ये क्या है? तो ये ड्यून्स हैं। ड्यून मतलब ये क्या होते हैं? तो ये जो होते हैं वो टीले होते हैं इस तरीके से। किसके? तो सैंड के टीले होते हैं, सैंड के ड्यून्स होते हैं, वही मौजूद है। अगर जैसलमेर में जाएंगे तो वहाँ पर बहुत सारा देखने को मिलता है। सबसे ज़्यादा ये इंडो पाकिस्तान यानी इंडिया और पाकिस्तान का जो बॉर्डर है वहाँ हमें देखने को मिलता है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा द कोस्टल प्लेन। कोस्टल प्लेन मतलब होता है कि वो रीजन जो कि समुद्र से जुड़ा हुआ है, उसको हम लोग कोस्टल प्लेन के नाम से जानते हैं। द पेनिसुलर प्लेट्यू इज द फ्लैंक्ड बाय द स्टेज ऑफ द नैरो कोस्टल स्ट्रिप्स रनिंग अलोंग द अरेबियन सी ऑन द वेस्ट एंड बे ऑफ बंगाल ऑन द ईस्ट। यानी अगर हम लोग देखें तो वेस्ट में आए इधर मौजूद है अरेबियन सी, और अगर ईस्ट में जाते हैं तो यहाँ मौजूद है बे ऑफ बंगाल। द वेस्टर्न कोस्ट सैंडविच बिटवीन द वेस्टर्न घाट एंड द अरेबियन सी इज़ नैरो प्लेन। यानी वेस्टर्न कोस्ट कौन हो गया? तो देखो ध्यान से, ये वेस्टर्न हिल्स हो गए और इधर अरेबियन सी हो गया, और इसके बीच में जो ये सैंडविच बना हुआ है इसी को कहा जा रहा है कि ये हम लोग वेस्टर्न कोस्ट के नाम से जानते हैं। इट कॉन्सिस्ट ऑफ द 3 सेक्शन, 3 सेक्शन में इसको बांट दिया गया है। पहला जो है वो है, अब इनको याद रखना जरूरी है। तो पहला कौन सा है? तो पहला स्टार्ट करते हैं मुंबई से गोवा। मुंबई से गोवा के बीच में जो आता है इसको हम लोग किस नाम से जानते हैं? तो कोंकण के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट
द सेंट्रल स्ट्रेच इज कॉल्ड द, अब सेंटर में सेंट्रल स्ट्रेच जो आता है, सेंट्रल यानी सेंटर में जो आता है उसको हम लोग कन्नड़ प्लेन के नाम से जानते हैं, और उसके बाद जो आता है उसको हम लोग मालाबार कोस्ट के नाम से जानते हैं। इस तरीके से इसको 3 भाग में बांट दिया गया है, 3 डिवीजन बनाया गया है। द प्लेन्स along the Bay of Bengal are the wide and level. In the northern part it is referred to as the northern सरकार। तो नॉर्थ की बात करें अभी हम लोग नॉर्थ की, यानी इस तरफ बात करें अगर हम लोग नॉर्थ मतलब ये वाली प्लेन्स की बात करें तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि सबसे ज़्यादा यहाँ पर प्लेन्स मौजूद हैं अगर वेस्ट के कंपैरिजन में किया जाए। ईस्ट में ज़्यादा प्लेन्स है, क्यों है तो हम लोग देखे थे ये डिसकंटिन्यूअस होते हैं, इसलिए इधर प्लेन्स ज़्यादा मौजूद हैं। और उसको किस नाम से जाना जाता है तो नॉर्दर्न सरकार के नाम से जाना जाता है। वाइल द साउदर्न पार्ट इज नोन एज द कोरोमंडल कोस्ट, यानी ये जो साउथ वाला पार्ट है इसको नाम से हम लोग जानते हैं कोरोमंडल कोस्ट के नाम से हम लोग जानते हैं। और जो नॉर्थ वाला रीजन है, ये वाला रीजन, इसको हम लोग किस नाम से जानते हैं तो नॉर्दर्न सरकार के नाम से जानते हैं। द लार्ज रिवर सच एज द महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी are the formed extensively delta in the coast and Lake Chilka is the important feature along the eastern coast। यानी अगर कुछ इम्पोर्टेंट रिवर्स की बात करें तो इस तरीके से वेस्टर्न घाट से रिवर ये निकलती हैं। कौन कौन सी तो कृष्णा हो गई, कृष्णा रिवर हो गई, इसी के साथ साथ महानदी रिवर, महानदी हमें देखने को मिलती है, गोदावरी देखने को मिलती है, गोदावरी देखने को मिलती है, कावेरी देखने को मिलती है। अब ये सब रिवर किधर से निकलती हैं तो ये सब रिवर जाकर के मिलती हैं इस तरीके से ईस्टर्न प्लेन्स में, ईस्टर्न प्लेन्स में जाते हुए और लास्ट में चली जाती हैं बे ऑफ बंगाल में, बे ऑफ बंगाल में जाकर के मिल जाती हैं। यहाँ पर एक बहुत बड़ा लेक भी देखने को मिलता है जिसका नाम है चिल्का लेक। चिल्का लेक इज़ द लार्जेस्ट सॉल्ट वाटर लेक इन इंडिया, सबसे बड़ा सॉल्ट वाटर लेक है। इट लाइज इन द स्टेट ऑफ उड़ीसा में पड़ता है एंड साउथ ऑफ द महानदी डेल्टा का साउथ एक्सटेंशन है। नेक्स्ट इज आइलैंड। आइलैंड्स के बारे में अब हमें समझना है। यू हैव ऑलरेडी सीन दैट द इंडिया हैज़ द वास्ट मेनलैंड बिसाइड्स ऑफ द कंट्री हैज़ द 2 ग्रुप्स ऑफ आइलैंड्स। हम पहले ही पढ़ चुके थे कि 2 ग्रुप है आइलैंड्स के। कैन यू आइडेंटिफाई द आइलैंड ग्रुप्स, कौन कौन से आइलैंड ग्रुप्स मौजूद हैं यहाँ पर, क्या आप जानते हैं। लोकेट द लक्षद्वीप, यानी सबसे पहले लक्षद्वीप के बारे में जानेंगे हम लोग क्या होता है। तो लक्षद्वीप आइलैंड जो है वो ग्रुप ऑफ आइलैंड्स है। दीज आर ऑन द मालाबार कोस्ट ऑफ द केरला। हम लोग देखे थे कि लास्ट में जो है ये मालाबार कोस्ट मौजूद है, इसी से इस तरफ जो है वो है अरेबियन सी में पड़ता है लक्षद्वीप। दीज आर कंपोज ऑफ द स्मॉल कोरल आइलैंड। स्मॉल कोरल क्या होता है तो ये माइक्रोब्स होते हैं जो कि अपनी कॉलोनी बनाते हैं रहने के लिए, और उन्हीं से ये पूरा का पूरा आइलैंड जो है वो नीचे से बना हुआ है। अर्लियर वर द नॉन एज द लोकेड्यू, मिनिकोय एंड अमीनड्यू, इन नामों से जाना जाता था। 1973 में इसका नाम बदल करके कर दिया गया था लक्षद्वीप। 1973 में इसका नाम चेंज करके लक्षद्वीप कर दिया गया था, उससे पहले इन सब तीनों नामों से जाना जाता था। इट कवर्स द स्मॉल एरिया ऑफ द 32 स्क्वायर किलोमीटर। कवारटी आइलैंड is the administrative headquarter of the Lakshadweep. This island is group of the great diversity of the flora and fauna। यानी ये पूरा का पूरा 32 स्क्वायर किलोमीटर में है। करावती आइलैंड है जहाँ पर इस पूरे आइलैंड का एडमिनिस्ट्रेशन चलता है, जहाँ पर गवर्नर ये सब लोग बैठते हैं, लेफ्टिनेंट गवर्नर ये सब लोग रहते हैं और इसको देखने का काम करते हैं। पीटी आइलैंड विच इज़ द अनइनहेबिटेबल हैज़ द बर्ड सेंचुरी, यानी पीटी आइलैंड है जहाँ पर लोग नहीं रहते हैं, वहाँ पर बर्ड सेंचुरी बनाई है जहाँ पर बहुत सारे बर्ड्स मौजूद रहते हैं। बहुत सारे प्लांट्स और एनिमल्स का यहाँ पर फ्लोरा और फौना का अलग अलग स्पीसीज मौजूद हैं। आगे चले। नाउ यू सी द इलोंगेटेड चेन ऑफ द आइलैंड लोकेटेड इन द बे ऑफ बंगाल एक्सटेंडिंग फ्रॉम द नॉर्थ टू साउथ। यानी नेक्स्ट हम लोग चलते हैं बे ऑफ बंगाल में। यहाँ पर मौजूद है एक्सटेंशन नॉर्थ से साउथ की तरफ, इस तरीके से नॉर्थ से साउथ की तरफ एक्सटेंशन मौजूद है। इसको किस नाम से जाना जाता है तो अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स के नाम से जाना जाता है। दे आर बिगर इन साइज एंड मोर न्यूमरस ऑफ द स्कैटर्ड
यानी ये लक्षद्वीप आइलैंड से बड़े हैं और साथ ही साथ में ये लक्षद्वीप आइलैंड से बड़े हैं और बहुत सारे उसके मुकाबले बहुत ही ज़्यादा आइलैंड्स यहाँ पर मौजूद हैं। द एंटायर ग्रुप ऑफ आइलैंड इज़ डिवाइडेड इनटू 2 ब्रॉड कैटेगरीज, यानी 2 अलग अलग कैटेगरी में बांट दिया गया है। नॉर्थ में जो मौजूद है उसको अंडमान कहते हैं और जो साउथ में मौजूद है उसको हम लोग निकोबार के नाम से जानते हैं। दिस बिलीव डैट दीज आइलैंड्स आर द एलिवेटेड पोर्शन ऑफ द सबमरीन माउंटेन्स। दीज आइलैंड ग्रुप्स, यानी ये क्या है, तो एक बहुत बड़ा माउंटेन मौजूद है जो कि सबमर्ज है यानी पानी के अंदर डूबा हुआ है, उसी के जो हाईएस्ट पीक्स हैं वहीं हमें अंडमान और निकोबार आइलैंड्स पर दिखाई देते हैं। These island groups are the great of the strategic importance of the country. There is the great diversity of the flora and fauna in this group of the island too. यानी अगर इंडिया की स्ट्रेटजी से बात करें, यानी कि जैसे कि चाइना को काउंटर करना हो या फिर किसी कंट्री को काउंटर करना है, तो उसके हिसाब से बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। साथ ही साथ यहाँ पर बहुत सारे प्लांट और एनिमल्स के स्पीसीज पाए जाते हैं। These islands lie close to the equator and experience the equatorial climate has the thick forest cover, यानी कि ये इक्वेटर के पास में पड़ता है, इसलिए इक्वेटर के पास जैसा क्लाइमेट मौजूद रहता है वैसा ही यहाँ पर इक्वेटोरियल क्लाइमेट हमें देखने को मिलता है और यहाँ फॉरेस्ट बहुत ही मौजूद है पूरे के पूरे एरिया में। और डिटेल्ड, अब यहाँ तक हम लोग पढ़ लिए, और डिटेल अकाउंट ऑफ द डिफरेंट physiographic unit of the highlights the unique features of each region. It would however be clear that the each region is complements the other, makes the country richer in the natural resources। यानी यहाँ जो एरिया में हमें अलग अलग चीज़ें देखने को मिली हैं ये एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करती है और ये हमें दिखाती हैं कि इंडिया जो है वो अलग अलग रिसोर्सेज के मामले में बहुत ज़्यादा रिच है, बहुत सारे रिसोर्सेज इंडिया के पास मौजूद हैं। द माउंटेन्स आर द मेजर सोर्सेज ऑफ द वाटर एंड फॉरेस्ट वेल्थ, द नॉर्दर्न प्लेन एंड द ग्रेनरीज ऑफ द माउंटेन कंट्री। यानी इस कंट्री के बहुत सारे फॉरेस्ट मौजूद हैं, यहाँ माउंटेन्स मौजूद हैं, हिल्स मौजूद हैं, ये सारी चीज़ें इन सब जगहों पर मौजूद है। दे प्रोवाइड द बेस फॉर द अर्ली सिविलाइजेशंस। द प्लेट्यू इज़ द स्टेयर हाउस ऑफ द मिनरल्स which has played the crucial role in the industrialization of the country। यानी हमें यहाँ से बहुत सारे अलग अलग तरीके के इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए बहुत सारी रिसोर्सेज चाहिए होती हैं, वो सब हमें मिलता है। मिनरल्स यहाँ से प्राप्त होता है, मिनरल्स हमें प्राप्त होता है, ये सब चीज़ें यहाँ हमें जो कंट्री के तरक्की के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहती है। द कोस्टल रीजन एंड द आइलैंड ग्रुप्स प्रोवाइड द साइट्स ऑफ द फिशिंग एंड पोर्ट एक्टिविटीज़। यानी कि यहाँ पर फिशिंग भी, यहाँ पर हमें फिशिंग भी बहुत ही प्रोमिनेंट देखने को मिलता है, बहुत ज़्यादा होती है। और साथ ही साथ पोर्ट एक्टिविटी के लिए, पोर्ट मतलब जो शिप आती है जाती है, इन सब के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये मौजूद रहता है। द डाइवर्स फिजिकल फीचर्स ऑफ द लैंड हैव द इमेंस फ्यूचर पॉसिबिलिटीज़ ऑफ द डेवलपमेंट। यानी यहाँ पर इतना डाइवर्स फिजिकल फीचर्स है, भौतिक क्रियाएँ हैं, यहाँ पर चीज़ें मौजूद हैं कि इसको डेवलपमेंट कर करके और फ्यूचर में और भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट इंडिया के लिए बनाया जा सकता है और इंडिया के लिए आगे डेवलपमेंट के लिए काम किया जा सकता है। इसी के साथ ये चैप्टर ख़त्म हो जाता है। ये सारे क्वेश्चंस हैं जिनको आप लोग कर लेंगे, तो ठीक है, ये हम लोग समाप्त करते हैं। बाकी थैंक यू, धन्यवाद, खुश रहिए।